नमस्कार। स्वराज डिजिटल की 24 की चौसर में आपका स्वागत है। आज हम फिर उपस्थित हैं। कल दूसरे चरण के मतदान में जब पूरे देश में 88 सीटों पर मतदान होना है, उसमें मध्य प्रदेश की 6 सीटें भी शामिल हैं। ये 6 सीटें वो सीटें हैं जिसमें बुंदेलखंड और विंध्य का क्षेत्र आता है और एक क्षेत्र मध्य भारत का भी है, एक लोकसभा मध्य भारत की भी है। हम इन 6 सीटों का एक एक करके विश्लेषण करेंगे, उनके पिछले चुनावों में मतदान का प्रतिशत का आकलन करेंगे और किस तरीके से मतदान बढ़ाने की तैयारी की गई है, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं स्वराज एक्सप्रेस के स्टेट एडिटर अजय त्रिपाठी जी। अजय जी, आपका स्वागत है। हम कल फिर मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर मतदान होने जा रहा है। इसमें बुंदेलखंड की दमोह, खजुराहो, टीकमगढ़ सीट शामिल है और विंध्य की रीवा और सतना और एक सीट मध्य भारत की होशंगाबाद सीट शामिल है। तो मुझे लगता है सबसे पहले हम बुंदेलखंड की बात करते हैं। बुंदेलखंड की जो 3 सीटें टीकमगढ़, दमोह और खजुराहो, इन सीटों पर अगर आप देखें तो मतदान का प्रतिशत 2014 के मुकाबले 2019 में लोकसभा में मतदान बढ़ा था, लेकिन जो पहला फेज का मतदान हुआ था पिछले इसी अप्रैल को 19 तारीख को, उसमें मतदान का प्रतिशत जो 6 सीटें शामिल में कम हुआ। तो आपको क्या लगता है, ये ट्रेंड बना रहेगा चूंकि गर्मी है, या फिर इस बार जो है बीजेपी और कांग्रेस ने जो कवायद की मतदान बढ़ सकता है? देखिए, मुझे लग रहा है कि चिंता का विषय बीजेपी के लिए भी है, चिंता का विषय चुनाव आयोग के लिए है और जिला प्रशासन जितने भी जो आजकल जिला निर्वाचन अधिकारी हो जाते हैं उनके लिए भी चिंता का विषय है। क्योंकि इतनी कवायद के बावजूद पार्टीगत कवायद अलग विषय होगा, लेकिन सरकारी स्तर पर चुनाव आयोग के स्तर पर लगातार कैंपेन चलाए गए, तमाम प्रचार प्रसार किया गया, उसके बाद भी मतदान कम हुआ। तो स्वाभाविक रूप से सबकी चिंता और सभी ने फिर से प्रयास किया है और लोगों को भी लग रहा है, मुझे लग रहा है मतदाताओं के मन को अगर आप टटोलने की कोशिश करें, जब हम लोग जब इस इलाके में गए कई जगह, तो लोगों को फील हुआ, भले उन्होंने वोट नहीं डाला लेकिन जहाँ वोटिंग हो गई है वहाँ पर कम मतदान हुआ, तो ऐसा लोगों के मन में भी फीलिंग हुई कि ये तो ठीक नहीं हुआ, वोट हमारा अधिकार है, वोट कम पड़ा है। तो मुझे लग रहा है कि इस चरण में तमाम संभावनाएं ऐसे बता रही हैं, तमाम स्ट्रेटेजी बन रही कि पोलिंग इस सभी 6 की 6 कॉन्स्टिट्यूंसी में बढ़ेगी। जी बिल्कुल ठीक कहा अजय जी। ये चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों की कवायद, वैसे स्वराज डिजिटल भी हमारे सारे दर्शकों से अपील करता है कि वोट करने अवश्य जाएं, ये आपका मताधिकार है और आपको अपने जनप्रतिनिधि को चुनने का आपको ये स्वर्णिम अवसर नहीं गंवाना चाहिए, तो वोट तो आप अवश्य करें। मैं अजय जी, दर्शकों को ये बताइए कि टीकमगढ़ जहाँ से वीरेंद्र कुमार बीजेपी से पूर्व मंत्री, केंद्रीय मंत्री हैं, कांग्रेस से पंकज अहिरवार हैं और बसपा से दलीराम अहिरवार हैं। बसपा का इस एरिया में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का कुछ एरिया में जो है पर्टिकुलर वोट बैंक है और ये हम लगातार चुनाव में देखते भी रहे हैं। आपको क्या लगता है, टीकमगढ़ में फाइट दे पाएंगे पंकज अहिरवार वीरेंद्र कुमार को, क्योंकि वीरेंद्र कुमार लगातार सांसद हैं? जी देखिए, असल में आप जिसको बसपा का या सपा का वोट बैंक कह रहे हैं, वो ना तो सपा का है ना बसपा का, एक जातिगत वोट बैंक वहाँ पे बहुत बड़ा है, जो सिर्फ टीकमगढ़ नहीं बल्कि आप अगर आप सागर से थोड़ा सा आगे बढ़ें, दमोह की तरफ बढ़ जाएं या बंडा की तरफ बढ़ जाएं या थोड़ा सा जरुआ खेड़ा की तरफ आप जाते हैं, तो आपको छतरपुर तक आते हैं या इधर से आके पन्ना की तरफ आते हैं, तो आपको पूरा एक वोट बैंक एक बड़े वर्ग का, एक वर्ग जाति विशेष का है। इसलिए देखिए, उस जाति को साधने के लिए बीजेपी ने बड़ी कवायद की है। रविदास महाराज जी का मंदिर बनवाने का कोई घोषणा की गई, 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है वहाँ पर। प्रधानमंत्री अभी भी गए तो बड़तुमा गए थे। तो ये जो पूरी कवायद है बीजेपी उस और को मानना पड़ेगा कि जो वोट बैंक के वर्ग विशेष का हुआ करता था, पार्टी विशेष का हुआ माना जाता था, उस वोट बैंक को, वर्ग विशेष के उस वोट बैंक को बीजेपी ने हाईजैक करने की कोशिश की और बीजेपी की लगातार जो जीत हो रही पिछले चुनाव से, वो उसका बहुत बड़ा कारण है। तो मुझे लग रहा है कि बहुजन समाज पार्टी या फिर ये आपका समाजवादी पार्टी ये उतना असर नहीं डाल पाएंगे, लेकिन ये तय है कि कांग्रेस स्वाभाविक रूप से वहाँ पर एक परंपरागत सीट है, टीकम बुंदेलखंड कांग्रेस में एक बहुत मान्यता है। तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस जरूर टक्कर में होगी, लेकिन बहुजन समाज पार्टी या समाजवादी पार्टी बहुत ज़्यादा वहाँ पर चुनौती नहीं बन पाएंगी। देखिए अजय जी, समाजवादी पार्टी चूंकि इंडी गठबंधन में शामिल है, इंडिया गठबंधन में, तो मध्य प्रदेश में एकमात्र सीट इंडिया गठबंधन ने समाजवादी पार्टी के लिए छोड़ी थी, खजुराहो, और वहां पर भी उनका प्रत्याशी नामांकन में त्रुटि के कारण उसका नामांकन रद्द हो गया है। पर मैं ये समझना चाहता हूं कि टीकमगढ़ पर्टिकुलर हम सीट की बात करें तो पिछली बार बीजेपी ने यहाँ से 3,48,000 वोट से जीत दर्ज की थी, लेकिन यही मार्जिन जब हम विधानसभा में कैलकुलेट करते हैं। अब थोड़ा सा विधानसभा बात जाइए, देखिए एक एक विधानसभा बात करिए। हाँ, तो ये विधानसभा में जब हम जाते हैं तो विधानसभा में टीकमगढ़
टीकमगढ़ की 8 विधानसभा में यही मामला 75,000 पे जाके सिमट जाता है। तो कहाँ 3,48,000 और कहाँ 75,000। ये इस टाइप का जो परिवर्तन जो वोटर का है, इसको आप किस नजर से देखते हो? क्या 2024 में क्या परिस्थिति बनेगी टीकमगढ़ में? देखिए, माइंडसेट की जो अपन एक दिन और बात कर रहे थे कि जब चुनाव का स्तर जैसे जैसे छोटा होता जाता है, जब अपन लोकसभा की बात करते हैं तो मोदी के मुद्दे पर, देश के मुद्दे पर, राष्ट्रहित के मुद्दे पर एक नेशनल इश्यू पर वोटिंग होती है और बड़ा वर्ग वोट बंद करता है। और लेकिन जब वही विधानसभा होता है तो विधानसभा का जो एक सब्जेक्ट होता है, विधानसभा का जो मोटिव हो जाता है वोटिंग का, वो हो जाता है। और नीचे आप चले जाइए, पंचायत के, जिला पंचायत के चुनाव होते हैं तो अलग मोटिव होता है, ग्राम के चुनाव होते हैं तो बिल्कुल लोकल मोटिव हो जाता है। तो हर चुनाव का मोटिव अलग अलग हो जाता है, हर चुनाव का एजेंडा अलग अलग होता है। तो ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं होना चाहिए जिसमें कि अब जैसे आप बात करिए कि ये बुंदेलखंड पैकेज विधानसभा के चुनाव में या पंचायत के चुनाव में या नगरीय निकाय के चुनाव में विधानसभा बुंदेलखंड पैकेज को लेकर अगर आप इशू करेंगे तो बहुत ज़्यादा किसी भी पार्टी को लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन जब लोकसभा का चुनाव होता है तो बुंदेलखंड पैकेज में सरकार ने क्या काम किया है, कितना पैसा किया, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, और कई बार वो असरकारी साबित हो जाते हैं। ये स्वाभाविक रूप से एक बड़ा मुद्दा हो जाता है। तो मुझे लग रहा है कि टीकमगढ़ का जिस तरह संरचना है टीकमगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी की, उसमें बुंदेलखंड पैकेज का मुद्दा हो, सूखे का मुद्दा हो, और देखिए बड़ा मुद्दा है कि आप जो एक वर्ग विशेष की बात कर रहे थे, उसके अलावा लोधी समाज का वोट बैंक जो होता है, और उस इलाके में उमा भारती भाजपा की बड़ी नेता हैं। ऐसे नेता चाहे बीजेपी के हों, चाहे कांग्रेस के हों, किसी भी पार्टी के, उनका अपना वजूद होता है। जमींदारी प्रथा जिसे हम कहा करते थे किसी जमाने में, वो रूप बदल के आज भी बुंदेलखंड में बनी हुई है किसी न किसी तरीके से। प्रभावशाली लोग वहाँ पर बने हुए हैं। बाकी जगह सुशील जी वही लोग ओपिनियन लीडर कहलाते हैं, वो कन्वर्ट करते हैं। लेकिन बुंदेलखंड की जो परंपरा है उसमें आज भी वो लोग जमींदारी स्टाइल में काम करते हैं और उसका प्रभाव वहाँ पर पड़ता है। और इसलिए मुझे लग रहा है कि जब लोकसभा के चुनाव में मुद्दे उठेंगे, लोकसभा के चुनाव जिस तरह प्रचार प्रसार हुआ है, मुझे लग रहा है कि इस बार असरकारी होगा। और लगभग जो भी पार्टी जीतेगी, अपन अभी दावे नहीं कह सकते, लेकिन जो पार्टी जीतेगी उसका मार्जिन यही रहेगा, 3-3.5 लाख के लगभग वोट का भी मार्जिन रहेगा। वीरेंद्र कुमार 3 बार से सांसद हैं। आपको नहीं लगता कि एक सांसद लगातार 3 बार से प्रतिनिधित्व कर रहा है तो उसकी एक एंटी इनकम्बेंसी भी होती थी? ये एंटी इनकम्बेंसी क्या नुकसान तो नहीं करेगी टीकमगढ़ में बीजेपी को? देखिए, टीकमगढ़ की 8 कॉन्स्टिट्यूंसी की जब हम बात करते हैं तो 8 कॉन्स्टिट्यूंसी जो विधानसभा क्षेत्र 8 के 8 उसमें बहुत ज़्यादा इस लेवल का मतदाता नहीं है जो बहुत जागरूक अपने अधिकार को उसको व्यक्तिगत तौर पर ज़्यादा लेता है। क्योंकि एक अटैचमेंट, इमोशनल अटैचमेंट बुंदेलखंड की में आपको अभी भी मिलेगा। बुंदेलखंड में जो मैं आपसे पहले कहा था कि जमींदारी प्रथा, एक बाहुबली प्रथा होने के बावजूद भी एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा मिलता है। तो और वीरेंद्र खट्टी के बारे में आपने देखा कि वो सागर में चुनाव लड़े तब भी, और टीकमगढ़ जब सीट हो गई, सागर डिलिमिटेशन में सामान्य सीट हो गई और टीकमगढ़ नई सीट बन करके रिजर्व हो गई। तो जब इधर शिफ्ट हुए तो उनका पर जो ग्राउंड लेवल पर काम करने का तरीका है, किसी की बाइक पे बैठ जाना, किसी की मोटरसाइकिल पे चले जाना, किसी की साइकिल पे चले जाना, कहीं चौराहे पे बैठ के मूंगफली वाले से मूंगफली खा लेना, वो जो होता है काम भले ना हो, लेकिन अगर सांसद और केंद्रीय मंत्री आपकी मोटरसाइकिल पे बैठ के कहता चलो मैं मिलता हूँ कलेक्टर से, तो आदमी प्रभावित तो होता है कि भाई साहब ने बहुत मेहनत की, भाई साहब ने तो कोशिश की थी। तो ये जो बुंदेलखंड में एक परंपरा है या बुंदेलखंड का जो अपना एक तासीर है, वो कई बार आपको असर करती है। अब बुंदेलखंड में बड़े लड़िया मोहब्बा वाले वो बात कही गई है, बुंदेलखंड में आला उदल का स्टाइल जो आ जाता है कि आपने अगर वहाँ चुनौतीपूर्ण बात की तो आदमी ठान लेता है कि तुम्हें तो नहीं होने देंगे। और एक बार बुंदेलखंड के बारे में सुशील जी कहावत और बार बार कही जाती है कि बनी न बिगाड़ी से बुंदेला काय की, मतलब बनी हुई बात को बिगाड़ देना बुंदेलखंड का अपनी परंपरा है। इसलिए वीरेंद्र खट्टी बहुत ज्यादा अंदर उनको जा करके और लोगों के जमीन पे बैठ करके उनके बारे में बनी ने बिगाड़ी से बुंदेला का है कि वो हो नहीं पाता। तो इस वजह से उसका असर पड़ता है और मुझे लग रहा है कि और यही बीजेपी की बड़ी ताकत है, ये वीरेंद्र खट्टी की बहुत ताकत है। बिल्कुल ठीक कहा अजय जी आपने। अब दूसरी सीट है बुंदेलखंड की, एक और दमोह सीट। दमोह सीट से राहुल लोधी बीजेपी से और तरवर लोधी कांग्रेस से हैं। तो दोनों ही लोधी के बीच में टक्कर है। और चूंकि ये प्रहलाद पटेल का एरिया कहलाता है, उमा भारती का भी इस एरिया में वर्चस्व है, जयंत मलैया यहाँ पर प्रभावशाली हैं। आपको क्या लगता है कि एक तो वही बात कहूँगा कि चूंकि दोनों ही प्रत्याशी नए हैं, पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, और मुद्दे तो आपको मालूम है स्थानीय के अलावा नेशनल मुद्दे ज़्यादा मायने रखते हैं। आपको क्या लगता है दमोह में किस तरीके का वोटिंग पैटर्न रहने वाला है? क्योंकि मुझे लग रहा है कि दमोह में जो बड़ी चुनौती है वो बीजेपी की इंटरनल पॉलिटिक्स है। जयंत मलैया और प्रहलाद पटेल के बीच 36 का आंकड़ा जग जाहिर है। तो इस बार प्रहलाद पटेल उम्मीदवार नहीं है वहाँ पर। प्रहलाद पटेल क्योंकि विधानसभा का चुनाव लड़े, चुनाव लड़के जीत गए, राज्य सरकार में मंत्री बन गए। लेकिन प्रहलाद पटेल उन राजनीतिक शख्सियत में जो बड़े जिद्दी हैं और बड़े
शिद्दत के साथ अपना काम करते हैं, जो दोस्ती और दुश्मनी दोनों दमदारी के साथ निभाते हैं। और इसलिए प्रहलाद पटेल का वहाँ पर वर्चस्व बना रहेगा। और मुझे लग रहा है कि जयंत मल्लिया को बीजेपी ने जिस तरह धीरे धीरे हाइप दी है, बीजेपी वालों को, उनके परिवार को सस्पेंशन के बाद वापस लाई, उनको काम सौंपा गया, उनको घोषणा पत्र समिति का अध्यक्ष बनाया गया विधानसभा चुनाव में, ये पर लेकिन आज भी जयंत मल्लिया का अपना दबदबा दमोह शहर बाकी उस इलाकों में है। लेकिन जब कांग्रेस की बात करते हैं तो देखिए, अब हटा में चले जाइए तो हटा में अब बीजेपी भले विधानसभा चुनाव जीते, लेकिन हटा इलाके में आज भी कांग्रेस का अपना वर्चस्व है। और एक बड़ा वोट बैंक जो लोधी समाज का है, वो बहुत बड़ा वोट बैंक प्रहलाद पटेल के साथ है, उमा भारती के साथ खड़ा होता है। तो मुझे लग रहा है कि अगर राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई जो है उसको बीजेपी साधने में सफल रही वहां पर, तो बीजेपी के लिए रास्ता बड़ा आसान होगा। राहुल लोधी को पिछली बार चुनाव के दौर पर तोड़कर लाए कांग्रेस के विधायक जो थे, उन्होंने जयंत मल्लिया जैसे बड़े नेता को हराया था, उनको लाए, उनको कोई बहुत बड़ा उनको दोबारा चुनाव लाया तो हार गए चुनाव वो। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी की जो इंडियन पॉलिटिक्स लगातार वहाँ घमासान मचा हुआ है, हालांकि कांग्रेस भी जूझती है उससे, लेकिन कांग्रेस ने सब कुछ भाग्य के भरोसे छोड़ दिया है। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी को जो बड़ा नुकसान वहाँ हो सकता है वो सिर्फ ये है कि प्रहलाद पटेल बढ़ती है, जयंत मल्लिया या प्रहलाद पटेल या बाकी अदर्स। क्योंकि एक बात ये भी आरोप लगता है कि कांग्रेस के जो पूर्व विधायक थे अजय टंडन, उनके बीजेपी में बहुत नेताओं से बहुत अच्छे रिश्ते हैं, दमदार नेता हैं, तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी समस्या होती है। अच्छा, दमोह देखिए, आपकी दमोह का जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, डेवलपमेंट का मुद्दा वहाँ आज तक नहीं उठता है। आप देखिए दमोह में डेवलपमेंट बहुत कम हुआ है। आप सागर से चले तो बहुत सारी सड़कें वहाँ तक बन गई, दमोह से पन्ना, किसी जमाने में दमोह पन्ना एक सीट हुआ करती थी और डाल्टन जैन जी वहाँ से सांसद चले जाते थे। तब का जमाना और अब के जमाने में बहुत अंतर आ गया है। अब दमोह कॉन्स्टिट्यूंसी में वो जुड़ाव रखा होगा, एक तो जाति समीकरणों में बांट दिए, तो दमोह में पहले नहीं था। आप देखिए कि जैन समाज का अपना वोट बैंक हुआ करता है, जैन समाज के वोट बैंक के साथ बहुत लोग जुड़ जाते थे, लेकिन अब लोधी समाज का अपना वोट बैंक है, ब्राह्मण समाज का अपना वोट बैंक है, ये प्रभावित करता है। और इंटरनल पॉलिटिक्स तो सबसे बड़ी मुद्दा बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती उस इलाके में यही है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। वैसे भी दमोह लोकसभा पिछले 9 बार से लगातार भाजपा ही जीतती आ रही है। आखिरी बार 1984 में डालटन जैन चुनाव जीते थे, क्योंकि 1984 का चुनाव इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुआ सहानुभूति लहर पूरे देश में चली थी, उस चुनाव में कांग्रेस जीत पाई थी इसमें। लेकिन एक बात मैं और, चूंकि ये बीजेपी का परंपरागत गढ़ ही कह सकते हैं आप दमोह, मोदी की सभा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा का कितना इफेक्ट होगा? क्या इसका पूरे बुंदेलखंड में असर होगा? वही बात भी मैंने आपसे कही थी ना कि देखिए, वो बीजेपी का गढ़ है, और आप जब बीजेपी की बात करो तो सटा हुआ गोपाल भार्गव का इलाका है। गोपाल भार्गव क्या बीजेपी के मैनेजमेंट से आज खुश हैं? लेकिन नाराजगी साफ झलकती है। जयंत मल्लिया बीजेपी में फिर काम सक्रिय किए गए हैं, उसके बावजूद भी क्योंकि उनके बेटे को, उनकी पत्नी को भाजपा ने अभी तक कोई बड़ा सम्मानजनक पद नहीं दिया है, उनकी नाराजगी स्वाभाविक रूप से बनी हुई है। आप चलिए प्रहलाद जी के पास, प्रहलाद जी वहाँ के पूर्व सांसद थे, उनको उम्मीद थी कि उनके मुताबिक टिकट होगा, वो हुआ नहीं है, उनकी नाराजगी अलग है। तो मुझे लग रहा है कि जानबूझकर के बीजेपी के प्रबंधकों ने रणनीतिक कारणों में प्रधानमंत्री की सभा वहाँ पे की है, ताकि दमोह से वो मैसेज बढ़ा जाएगा। दमोह का मैसेज देखिए, आप सागर सीट को प्रभावित करेगा, दमोह का मैसेज पन्ना छतरपुर जो सीट है आपकी खजुराहो वाली विधि शर्मा की, उसको भी प्रभावित करेगा। और दमोह से जो आप बाकी इलाकों में जो होता है टीकमगढ़ की सीट, उसको भी प्रभावित करेगा। तो मुझे लगा दमोह जानबूझ के सेंटर चुना गया ताकि एक मैसेज चला जाए, और कल को कुछ ऊँची छूटती है तो फिर मोदी से बड़ा बीजेपी में आज की तारीख में कुछ भी नहीं है। तो चाहे वो प्रहलाद पटेल हो, चाहे उमा भारती हो, चाहे गोपाल भार्गव हो। और देखिए, इसलिए आप देखिए, वो एक सीन आपको याद होगा कि मंच पर मोदी जी ने गोपाल भार्गव से किस तरह हंसकर बात की, एक उनको इमोशनल अटैचमेंट देने की कोशिश की, भाई आप लग जाइए, पार्टी को जिताना, बाकी चीजें भूल जाइए। तो मुझे लग रहा है मैसेज देने की कोशिश प्रधानमंत्री की सभा से हुई है, और मैसेज देने की कोशिश मंच पर भी हुई है प्रधानमंत्री जी के द्वारा, उनके भाषण में भी हुई है। तो बुंदेलखंड का गढ़ होने के नाते एक दमोह का जो इस बार का रिजल्ट होगा, वो मुझे लग रहा है कि अगर बीजेपी इंटरनल पॉलिटिक्स रोके रही तो प्रधानमंत्री ने जो मैसेज दिया है वो कन्वे हो जाएगा, और कन्वे हो गया तो बीजेपी के लिए बड़ा फायदेमंद हो सकता है। चलिए दमोह की चर्चा हम खत्म करें, उससे पहले ये बता दूं कि दमोह में पिछली बार बीएसपी को लगभग 45,000 वोट मिले थे, और ये वोट 10-12 लाख यदि मतदान होता तो ये 45,000 वोट मायने नहीं रखते हैं। अगली सीट है खजुराहो। खजुराहो सीट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तो वहाँ से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि वहाँ से एनडीए गठबंधन का प्रत्याशी मैदान में थे, जो पर्चा निरस्त होने के कारण मैदान से बाहर हो गए हैं। तो ये वीडी शर्मा के लिए ओपन जो है एक तरीके से वाकओवर जैसा ही है।
लेकिन आप भी गए थे, मैं भी वहाँ पर गया था। वीडी शर्मा अब कोशिश कर रहे हैं कि वर्ल्ड रिकॉर्ड या एक रिकॉर्ड बनाया जाए जीत का। तो उस आपको क्या लगता है, क्योंकि मैं थोड़ा सा अपडेट आपको ये कर दूं कि खजुराहो में जो बीजेपी का जो मार्जिन था पिछली बार का, वो 4,92,000 का था, और उसमें से भी कांग्रेस को 3,18,000 वोट मिले थे। तो ये वोट कांग्रेस का वोट, चूंकि अब कोई भी प्रत्याशी मैदान में नहीं है, तो ये किस तरफ वोट जाएगा, इस पर आप जरा प्रकाश डालें। देखिए, आप खजुराहो का एनालिसिस करें तो खजुराहो का जो करेक्टर सीट का होता है, कॉन्स्टिट्यूंसी का, बड़ा अजीब टाइप का है। खजुराहो कॉन्स्टिट्यूंसी जो लोकसभा क्षेत्र है, उसमें 3 जिले शामिल हैं। छतरपुर है, पन्ना है, कटनी है। आप देखिए कि पन्ना और छतरपुर दोनों बुंदेलखंड के इलाके हैं, लेकिन दोनों के कैरेक्टर में डिफरेंस है। पॉलिटिकल कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ मैं। पन्ना का कैरेक्टर थोड़ा थोड़ा सागर का है, दमोह का है, इधर एमपी का जो बुंदेलखंड है उससे मिलता जुलता है। छतरपुर के कैरेक्टर की जब बात करते हैं तो जैसे ही छतरपुर शहर क्रॉस करते हैं, आप राजनगर तक चले जाते हैं, थोड़ा सा हो जाते हैं, या आप आगे और निकल जाइए हरपालपुर, तो उसका पूरा कैरेक्टर महोबा, जो बांदा वाला इलाका है, झांसी वाला इलाका, उससे मिलने, वहाँ की पॉलिटिक्स से बड़ा प्रभावित होता है वो इलाका। तो उस पॉलिटिकल अंदाज में बात करते हैं वो लोग, पॉलिटिकल अंदाज में काम करते हैं, वहाँ का प्रभाव होता है। अब आप कटनी चले जाए तो कटनी टोटल अलग है। विजय राघवगढ़ हो या मुड़वारा हो या कोई भी इलाका, बहौरी बंद हो, तीनों सीटों का स्टाइल अलग अलग है। आप जब विजय राघवगढ़ की बात करते हैं, मुड़वारा की बात करते हैं, तो ये इसका कैरेक्टर बहुत कुछ शहडोल से मिलता जुलता है। जब आप बहौरी बंद की बात करते हैं, इसका कैरेक्टर जबलपुर से मिलता जुलता है। यानी महाकौशल, बिंद और बुंदेलखंड टिपिकल सीट है। कटनी अकेली, कटनी की 3 सीटें 3 कैरेक्टर की हैं, और 3 सीटें वो सबको मिला करके जब आप खजुराहो कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है, तो वही मैं कहता हूँ कि वहाँ पिछली बार जब बीडी शर्मा चुनाव लड़े थे, बीजेपी शर्मा यंग थे, विजय और ये मैसेज था, तो उनके साथ जो मुझे लग रहा है कि जो संशय की स्थिति है, बीडी शर्मा की जो टीम है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वाली या भारतीय जनता युवा मोर्चा वाली, पिछली बार पूरी ताकत से जुड़ गई कि नया मामला तो भाई साहब को जिताना है, भाई साहब को बनाना है। इस बार मुझे वो जोश, वो उत्साह नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो तमाम व्यवस्थाएं होने के बावजूद मुझे नहीं लग रहा कि वहां पर बहुत अच्छा परफॉर्म हो गया। अगर बीजेपी वोट, देखिए अगर 12 लाख 13 लाख वोट भी पड़ गए, उसमें से भी अगर 2 लाख वोट बाकी लोगों को चले गए, तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी को 10 लाख से ज्यादा की जीत हो सकती है। पर अगर ये लोग वोट डलवाने में 13 लाख के लगभग वोट एसोसिएशन डलवा लेते हैं, बीजेपी किसी भी तरह जैसे करे, वो किसी को भी वोट जाए, नोटा को वोट आइए, बीजेपी को पूरी कोशिश करनी पड़ेगी। घर घर कार्यकर्ता, जो बूथ संपर्क अभियान चला है या मोदी जी ने कहा है, हर कार्यकर्ता तक पहुंचना पड़ेगा और वहां जाके वोट डलवाना पड़ेगा। अगर 13 लाख के ऊपर वोटिंग होती तो मान के चलिए कि बीजेपी कम से कम 10 लाख 80 या 10 लाख 70 हजार, 11.25 लाख के लगभग वोटों से जीतेगी। अगर वोटिंग कम होती है तो फिर बीडी शर्मा 9 लाख 9.5 लाख 10 लाख को क्रॉस करना बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। नहीं, पर अजय जी, अगर हम पर्टिकुलर खजुराहो की इस विक्ट्री की बात करें जो हम अनुमान लगा रहे हैं, तो मैं आपको ये अपडेट कर दूं कि देश में सबसे ज़्यादा मतों से यदि कोई चुनाव जीता गया है तो वो गोपीनाथ मुंडे की पुत्री, जब उनके निधन के बाद जब उपचुनाव हुआ था, तब प्रीतमा मुंडे जो है चुनाव लड़ी थी, और वो 6,93,000 समथिंग वोट से जीती थी। तो ये लेकिन उपचुनाव था। उसके बाद अगर आप आम चुनाव की बात करें तो CR पाटिल जो गुजरात में बीजेपी के अध्यक्ष हैं, वो 6,89,000 वोट से पिछला चुनाव जीते थे। आप अगर आपकी बातों को ही हम मान के चलें, तो यदि ये तो तय है कि रिकॉर्ड तो बना रहे हैं वीडी शर्मा, देखिए मैं जो बात, लेकिन ये रिकॉर्ड चूंकि अगर 9 लाख वोट से भी जीतते हैं तो ये बहुत बड़ा, स्वाभाविक रूप से बड़ा रिकॉर्ड। लेकिन देखिए, हम जो बात कर रहे थे कि चाहे वो CR पार्टी का चुनाव हो, चाहे गोपीनाथ मुंडे के निधन के बाद हुआ चुनाव हो, या आप और पीछे जाइए तो फिर रामविलास पासवान का चुनाव हो, यहाँ मुकाबले में कोई ना कोई होता था। बीडी शर्मा को जो फायदा मिल सकता है कि मुकाबले में कोई तोप नहीं है, इंडी गठबंधन की अपनी कोई हैसियत बच नहीं रही है। और विशेषकर जो मैंने आपसे कहा कि RB प्रजापति जो वहाँ पर इंडी गठबंधन के अप्रत्याशी घोषित किए गए हैं, जो फॉरवर्ड ब्लॉक के हैं, उनका अपना वजूद नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी भी लग गई है। अब समाजवादी पार्टी का जो प्रेजेंटेशन होगा, मुझे लग रहा है कि वो छतरपुर डिस्ट्रिक्ट जो है उसके आगे पन्ना तक समाजवादी का असर नहीं है, कटनी की 3 सीटों पर समाजवादी का असर नहीं है, लेकिन जो बहुजन समाज पार्टी, उसका असर थोड़ा सा पन्ना में भी है, थोड़ा सा कटनी में भी है। कांग्रेस का अपना कोई कैंडिडेट नहीं, पर कांग्रेस का वोट बैंक अपना मजबूत है थोड़ा सा, तो ये सब मिल भी जाए तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस के जो उनका समर्थक प्रत्याशी 1 लाख 1.5 लाख के ऊपर जा पाएगा। इसीलिए अगर मुझे कहा बीजेपी को अगर करना है तो इसमें कम से कम 12-13 लाख की वोटिंग, 13 लाख के लगभग वोटिंग हो जाती है, सब कुछ बढ़ जाता है नोटा को। अब देखिए नोटा को धारा प्रभाव वोट पड़ेंगे इस बार। अच्छा, एक चीज मुझे आप समझाने बताइए कि
क्योंकि कांग्रेस को पिछली बार जो वोट मिला था वो 3,18,000 वोट मिला था कांग्रेस को। वीडी शर्मा जब 2019 का चुनाव लड़े थे, और वीडी शर्मा को 8,11,000 वोट मिला था। ये 3,18,000 वोट, क्योंकि कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं और इंडी गठबंधन का भी प्रत्याशी कोई मैदान में नहीं है। इंडी गठबंधन ने एक तीसरे निर्दलीय प्रत्याशी को सपोर्ट किया है फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रति। आपको क्या लगता है कि ये पूरा वोट स्विच हो पाएगा इंडी गठबंधन के सपोर्ट वाले प्रत्याशी पे, या ये इसमें से वोट नोटा की तरफ जाएगा, या ये वोट करने ही नहीं जाएगा वोटर? क्या आपको लगता है? देखिए, दो बातें होती हैं जब बड़ी पार्टियों के वोट बैंक की बात होती है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, और यूपी और बाकी राज्यों में चले जाएं तो जो वहाँ लोकल दल है, चाहे वो छत्तीसगढ़ पश्चिम बंगाल में टीएमसी का वोट बैंक होता है या अन्ना द्रमुक का वोट बैंक होता है, जहाँ भी रीजनल पार्टियां हैं वहाँ के वोट बैंक, वो वोट बैंक आधा वोट बैंक व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है, आधा वोट बैंक उस पर पार्टी का अपना होता है। आज भी देखिए भाजपा के बहुत सारे, नहीं, अगर आपने देखिए ये बात बोली तो आरडी प्रजापति जो कि रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं, वो इतने पॉलिटिशियन तो रहे नहीं है कहीं वहां पर, ना उनका बहुत ज्यादा वहां पर वजूद रहा, क्योंकि आप चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इंडी गठबंधन का सपोर्ट है। मैं ये समझना चाहिए दर्शकों को, आप ये बताइए कि जब कोई दल, क्योंकि कांग्रेस बड़ा दल है, यदि ये किसी तीसरे व्यक्ति को सपोर्ट कर रहे हैं तो क्या ये पूरा वोट 3,18,000 लगभग, अगर परसेंटेज में बात करें तो ये 25% वोट है। ये 25% कितना? कांग्रेस का वोट बैंक नहीं होता या बीजेपी का वोट बैंक नहीं होता, उसमें से आधा ही कमिटेड होता है वो कि XYZ कोई भी खड़ा हो जाए, हम तो भाई कांग्रेस पंजे पे वोट लगाएंगे, XYZ कोई भी खड़ा हो हम तो कमल पे ही मुहर लगाएंगे, हम तो हाथी को ही वोट देंगे। एक तो बीजेपी वहां पर जो आधा, आप मान लीजिए 3 लाख अगर वोट पड़े थे तो लगभग 1.5 लाख का वोट अलग होगा, तो उस 1.5 लाख में से कितना पड़ेगा? मुझे लग रहा है कि बाकी लोग जो कांग्रेस के प्रति जिनको कमिटेड हैं वो वोट डालने नहीं आएंगे, क्योंकि उनको लग गया कि यार तो पार्टी ने किसी को खड़ा कर दिया थी, पार्टी ने ऐसी गलती की, पार्टी की नाराजगी, तो जो 1.5 लाख में से आधे लोग वोट डालने आएंगे जो कांग्रेस के कमिटेड हैं, आएंगे नहीं वोट डालने। चलिए, तो अब अगर देखिए पिछली बार नोटा की मैं बात करूँ तो नोटा को भी 10,306 वोट मिले थे खजुराहो में। आपको क्या लगता है कि जो कांग्रेस का कमिटेड वोटर है या जो अन्य सपा का कमिटेड वोटर है, यादव वोट बहुत ज्यादा, यादव बहुल वो एरिया है, तो ये जो वोटर है, क्या ये इस बार संभावना है कि नोटा पर वोट यहाँ पर एकदम से बढ़ सकता है? मुझे लग रहा है कि अगर आप जो बता रहे हो उस आंकड़े को चले जाएं और जहाँ का स्टाइल की बात करें, पॉलिटिकल अवेयरनेस जिस तरह से हो रही है, पॉलिटिकल घमासान जिस तरह से मचा है, उसमें मुझे लग रहा है कि लगभग 15 से 18,000 वोट नोटा पे पड़ सकते हैं इस बार। चलिए, तो हमने अब आज बुंदेलखंड की समीक्षा की। हम चूंकि अभी 3 सीटें और है जिसको हम अगले चरण में समीक्षा करेंगे, उसमें 3 सीटें जो है उसमें से 2 विंध्य की सीटें हैं और 1 मध्य भारत की है। अभी मुझे इजाजत दीजिए। अजय जी, आपका भी शुक्रिया, धन्यवाद।